हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रांति एजुकेशन हब में। आइए एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम भूकंप है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप की परिभाषा देख लेते हैं। भूकंप होता क्या है पहले परिभाषा। आइए आसान भाषा में समझते हैं। ये पृथ्वी हो गई, ठीक। पृथ्वी का भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर के भाग को भूगर्भ कहते हैं। ये हो गया भूगर्भ का हिस्सा, ये भूपृष्ठ का हिस्सा हो गया। तो इसकी परिभाषा के लिए करना कुछ नहीं है। पृथ्वी के भूगर्भ में जो आंतरिक अतिरिक्त ऊर्जा होती है, आंतरिक अतिरिक्त ऊर्जा, यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ का आंतरिक अतिरिक्त ऊर्जा का भूपृष्ठ पर असामान्य कंपन के रूप में प्रदर्शन, भूपृष्ठ पर असामान्य कंपन के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? भूकंप। भूकंप के बारे में कुछ नहीं करना है। पृथ्वी के भूगर्भ में आंतरिक अतिरिक्त ऊर्जा का भूपृष्ठ पर असामान्य कंपन के रूप में प्रदर्शन भूकंप कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भूकंप के कुछ देख लेते हैं टर्म। परिभाषा हो गया। अब ये पृथ्वी हो गया। मान लीजिए इस बिंदु से भूकंप प्रारंभ होता है, यहां से स्टार्ट होते 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 यहां, ठीक। जहां से भूकंप स्टार्ट होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? अवकेंद्र, अवकेंद्र या भूकंप मूल, भूकंप मूल या फोकस। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? अवकेंद्र। अब जब भूकंप स्टार्ट जहां से होता है, प्रारंभ होता है, जब तरंगों के रूप में, ये क्या है? भूकंप तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। तरंग के रूप में आगे बढ़ते हुए भूपृष्ठ पर जहां सर्वप्रथम टकराती है या जहां पे भूपृष्ठ पर जाके मिलती है भूकंप, उस बिंदु को किस नाम से जानते हैं? अधिकेंद्र के नाम से, अधिकेंद्र। क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है, जहां से भूकंप स्टार्ट होता है अवकेंद्र या भूकंप मूल, और जहां पर भूपृष्ठ पर सबसे पहले भूकंप टकराता है वहां अधिकेंद्र की स्थिति बनती है। और तीसरी बात ध्यान रखना चाहिए, भूकंप मूल और अधिकेंद्र ये हमेशा 90 डिग्री पर मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। भूकंप हो गया, अवधारणा स्पष्ट हो गया फिगर से। अब नेक्स्ट चलते हैं भूकंप के क्या कारण होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चन आता है, अवकेंद्र अधिकेंद्र। उत्पत्ति देख लेते हैं। प्राकृतिक भी होता है भूकंप और मानव जनित भी होता है। प्राकृतिक और मानव जनित, एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित को एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक में देख लेते हैं किन किन कारणों से भूकंप आता है। तो पहला भ्रंश हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, भूस्खलन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अवस्थिति। अवस्थिति में परिवर्तन, प्रत्यास्थ पुनश्चलन, और मानव जनित में कारण देख लेते हैं क्या क्या है। बड़े बांधों का निर्माण, बड़े बांधों का निर्माण, ठीक है, खनन द्वारा, और पर्वतीय क्षेत्रों में जब अत्यधिक मात्रा में निर्वनीकरण कर दिया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती है और
भूकंप की भी उत्पत्ति को जन्म देती है। निर्वनीकरण से संबंधित लैंडस्लाइड। ठीक, अब एक एक का समझ लेते हैं। ज्वालामुखी क्रिया का संबंध हमेशा भूकंप से होता है। भ्रंश, किसी हिस्से का पहाड़ी एरिया का अत्यधिक मात्रा में टूटना, भूस्खलन, पहाड़ी एरिया संबंधित है। अवस्थिति में परिवर्तन, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के तल पर यानी पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, तो वो अपने पृथ्वी के भूपृष्ठ पर जो पहाड़ है, नदियां हैं, ठीक है, तो वो अपनी अवस्थिति जितना ऊपर है उतना नीचे ही बनाए हुए है। जब उसकी अवस्थिति में चेंजेस आता है तो वो अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में, भूकंप के रूप में बाहर निकलता है। अवस्थिति में परिवर्तन हो जाता है तब होता है। प्रत्यास्थ पुनःस्थलन, प्रत्यास्थ पुनःस्थलन को समझ लेते हैं। पृथ्वी का भूपृष्ठ हो गया ये, ठीक है, इसका एक भाग ले लेते हैं, एक भाग, तो इस पे कई परत होते हैं। एक परत का दूसरे परत पर जब दबाव होता है तो वो एक दबाव के बाद उस दबाव को सह नहीं पाता है, यानी कि क्रांतिक दबाव जिसे कहते हैं। क्रांतिक दबाव, क्रांतिक दबाव वह दबाव है जिसके बाद कोई भी दबाव यानी कि स्ट्रेस वो सह नहीं पाता है, वो ऊर्जा के रूप में स्वतंत्र होता है, भूकंप की स्थिति को बनाता है। ठीक है, बड़े बांधों का निर्माण देख ले। बड़े बांधों के निर्माण की बात करें तो भारत में जो प्रायद्वीपीय एरिया है, प्रायद्वीपीय भाग, उसको प्रायः भूकंप से रहित मानते हैं, यानी भूकंप वहां आने की संभावना नहीं थी। लेकिन 1967 में महाराष्ट्र में कोयना भूकंप, ये क्यों आया था? क्योंकि कोयना नदी पर ही एक बड़े बांध का निर्माण किया गया था, जिसके कारण वहां की प्लेटें कमजोर हुई। जब बांध बनाए जाते हैं तो उसके तली में गाद तमाम प्रकार के भर जाते हैं और उस पर दबाव काफी मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण वहां की प्लेटें कमजोर थी और बड़े बांध के कारण वहां भूकंप आ गया। ठीक है, 1967 महाराष्ट्र कोयना भूकंप संबंधित है। और खनन लगातार देख लेते हैं कि हर देश अपने विकास में खनन की प्रक्रिया को जोर दे रहा है और उसके साथ साथ वह खनन की मात्रा को सीमित तो नहीं कर रहा है, केवल अंधाधुंध खनन कर रहा है, जिसके कारण पृथ्वी की अवस्थिति में परिवर्तन और भूकंप को जन्म दे रहा है। निर्वणीकरण बता चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, भूकंपी तरंगों के बारे में देख लेते हैं और एक इसमें देख लेते हैं भूकंपी तरंगों का अंकन। भूकंपी तरंगों का अंकन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफ। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं भूकंपी तरंगों के प्रकार के बारे में। भूकंपी तरंगों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो भूकंपी तरंग दो प्रकार के होते हैं, काया तरंग, बॉडी वेव और धरातली तरंग, टेरेस्ट्रियल वेव। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सरफेस, इसको भी लिख लेते हैं इंग्लिश में, सरफेस वेव। अब काया तरंग होता क्या है? काया तरंग बॉडी वेव्स, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। पृथ्वी के भूगर्भ में जो तरंगे संचरित होते हैं उसे काया तरंग कहते हैं। काया तरंग के भी दो प्रकार हैं, प्राथमिक और द्वितीयक तरंग। प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, प्राथमिक तरंग किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने फिगर में समझा था, यहां से भूकंप मूल स्टार्ट होता है, भूकंप मूल से स्टार्ट होते हुए यहाँ भूपृष्ठ पर टकराती है भूकंप। तो प्राथमिक तरंग वे तरंगे हैं जो पृथ्वी
भूकंप मूल से उत्पन्न होने के बाद भूपृष्ठ पर सबसे पहले पहुंचती है उसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। प्राथमिक तरंगों के बाद भूकंप मूल से उत्पन्न तरंग भूपृष्ठ पर जो टकराती है द्वितीयक तरंग कहलाती है। और इनके बारे में कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। भूपृष्ठ पर पहले पहुंचती है, भूपृष्ठ पर पहले, द्वितीयक तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद, यानी कि अपेक्षाकृत बाद, अपेक्षाकृत बाद में। ठीक, नेक्स्ट चले, इनके वेग के बारे में बात करें। 8 से 14 किमी प्रति सेकेंड। ठीक है, इसकी बात करें सॉरी 4 से 6 किमी प्रति सेकेंड। विनाश के बारे में बात करें, कौन कितना विनाश करता है? कम विनाशक और द्वितीयक तरंगे प्राथमिक तरंग की अपेक्षा अधिक विनाशक, अपेक्षाकृत अधिक विनाश, अधिक विनाश। ठीक, अब इसके बारे में देख लेते हैं एक चीज और, इसे अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संचरित होती है, यानी ध्वनि तरंगों के रूप में। ये अनुप्रस्थ तरंग यानी प्रकाश तरंग के रूप में, श्रृंगावगत के रूप में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं धरातली तरंग के बारे में देख लेते हैं। आइए यहीं पे देखते हैं धरातली तरंग के बारे में। काया तरंग, जब काया तरंग भूपृष्ठ पर आता है तो काया तरंग और भूपृष्ठ पर उपस्थित चट्टानों के अन्योन क्रिया के द्वारा धरातली तरंगों का निर्माण होता है। तो धरातली तरंगों का निर्माण होने के बाद यह केवल धरातलों पर ही संचारित होता है, धरातल पर ही संचरित, भूगर्भ में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये धरातल पर ही जन्म होता है इसका, भूगर्भ में संचरित नहीं। ठीक है, इसके वेग के बारे में बात कर लें। वेग 1.5 से 3 किमी प्रति सेकेंड इसका वेग होता है धरातली तरंगों का। वेग कम होने के कारण ये विनाशक में सर्वाधिक है, विनाश में सर्वाधिक। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक विनाशक तरंगों में कौन आता है, तो धरातली तरंग कहलाया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि विनाशकता के क्रम में तरंगों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहां से पहले कौन सा हो जाएगा? सरफेस वेव। ठीक है, सर्वाधिक विनाशक, उसके बाद सेकेंडरी, यहां सरफेस याद रहे, यहां सेकेंडरी वेव, इसके बाद प्राइमरी वेव, विनाशकता के क्रम में। ये भी क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। और यह धरातली तरंग है, धरातल पर सभी संभव दिशाओं में गति करती है। अब एक बात कर लेते हैं, भूकंपी पैमाना क्या होता है। दोस्तों लास्ट तक आप वीडियो में बने रहे। भूकंपी पैमाना के बारे में बात कर लेते हैं। भूकंपी पैमाना भूकंप में मुक्त ऊर्जा के आधार पर देख लेते हैं। मुक्त ऊर्जा के आधार पर और जो विनाश हुए हैं उसके आधार पर, भूकंप में विनाश के आधार पर। मुक्त ऊर्जा के आधार पर भूकंपी पैमाना कौन सा है? रिक्टर या रिचर, रिक्टर या रिचर। और यह विनाश के आधार पर देख ले, इसे क्या कहते हैं? मर्कैली, मर्कैली स्केल या पैमाना। ठीक, मुक्त ऊर्जा के बारे में आधार पर देखें तो एक खुले सिरे वाला होता है, जो रिक्टर पैमाना होता है खुले सिरे वाला,
खुले सिरे वाला। कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 10 अंक तक। यह बंद पैमाना तक होती है, बंद पैमाना वाली होती है। ठीक, और इसके बारे में देख लेते हैं। यह भूकंप की तीव्रता को मापता है, भूकंपी तीव्रता को। और भूकंप के कारण जो नुकसान हुए हैं उसकी मापन मर्केली स्केल द्वारा की जाती है, नुकसान को। भूकंप से संबंधित सभी तथ्य हो गए। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, उसका नाम क्या है? सुनामी। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सुनामी से भी संबंधित होता है, तो सुनामी से संबंधित जो भी तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा सुनामी से संबंधित। सुनामी, इसका इंग्लिश में नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, देख लिया जाए। पहले सुनामी लिख ले, केवल सुनामी। लेकिन जब यहां पर टी लगा देंगे तब जाके ये सुनामी पूर्ण हो गया। ठीक है, सुनामी का आप लोग का स्पेलिंग नहीं याद होता है तो पहले सुनामी लिख लीजिए, आगे टी लगा दीजिए, सुनामी हो गया। ठीक है, अब इसको बांट लेते हैं, सु प्लस नामी। सु का मतलब क्या होता है? ये सुनामी क्या है? जापानी भाषा है। आप देख रहे हैं सु, जापानी भाषा। ठीक है, सुनामी का मतलब क्या है? हार्बर, हार्बर। और नामी का मतलब है वेव्स। हार्बर का मतलब बंदरगाही, बंदरगाह होता है, प्लस तरंग। बंदरगाही तरंगों को सुनामी कहते हैं, बंदरगाही वेव्स या तरंग, बंदरगाही तरंग। अब देख लेते हैं सुनामी कहते किसे हैं। महासागरों में जल के अत्यधिक मात्रा में विस्थापन की प्रक्रिया सुनामी कहलाती है। ठीक है, महासागर में जल के अत्यधिक मात्रा में विस्थापन, अत्यधिक मात्रा में विस्थापन क्या कहलाता है? सुनामी। यानी कि समुद्र का एरिया हो गया। ठीक है, जब किसी कारण समुद्र का जल अचानक में इधर फ्लो करेगा तो यहाँ पे जल की मात्रा अधिक बढ़ेगी, यहाँ पे जल की मात्रा कम होगी, तो सुनामी के जन्म देती है। ठीक है, सुनामी को C बराबर √GH द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? सुनामी का वेग, सुनामी का वेग। और H क्या है? गहराई से संबंधित है। G गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गहराई से संबंधित है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सुनामी के कारण कौन कौन से हैं। कारण देख लेते हैं। अंतःसागरीय ज्वालामुखी की अवस्थिति जब होती है, जब सागर के अंतर भाग में ज्वालामुखी उत्पन्न होती है तो जल के विस्थापन से सुनामी का निर्माण होता है। वैसे ही भूकंप के कारण सागरी भाग में। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, जो मानव परमाणु परीक्षण करता है भूकंप महासागर में भूकंप परमाणु परीक्षण, मानव द्वारा परमाणु परीक्षण, इसके द्वारा भी जल का अत्यधिक मात्रा में विस्थापन होता है, जिसके कारण सुनामी का जन्म होता है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 में भारत में सुनामी आई थी। भारत में जो सुनामी आई थी उसका वो क्यों आई थी? भारतीय प्लेट का बर्मी प्लेट में क्षेपण के कारण। यानी
ये भारतीय प्लेट हो गई, ठीक है, यह बर्मी प्लेट हो गई। तो ये आपस में जब गति करते हैं, पास आते हैं, तो ये भारतीय प्लेट और बर्मी प्लेट, तो ये अंदर इसके अंदर क्षेपित हो जाती है, जिसके कारण यह सुनामी को जन्म दिया था। और 2011 में जापान में सुनामी आई थी, उसका कारण क्या था? वहां पे भी प्लेटों के अभिसरण से, प्लेट अभिसरण का परिणाम था, प्लेट अभिसरण का परिणाम था। जापान के फुकुशिमा में वहां पर जो नाभिकीय षड्यंत्र था, वहां पे अत्यधिक मात्रा में उसके बिखराव के कारण रेडियोधर्मी तत्व, रेडियोधर्मी विकिरण निकले, जिसके कारण लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक दोस्तों, इस प्रकार हमने भूकंप और सुनामी से संबंधित सभी तथ्य देखे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।